हेलो एवरीवन। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 16 ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक ऑडिट का, जिसमें हमने लास्ट सेशन में ड्यू डिलिजेंस को कवर अप किया था। और अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक हम प्राइमरीली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन, मैं आपको पहले इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि इस टॉपिक में हम किन किन एस्पेक्ट्स को कवर अप करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के पहले पार्ट में हम इन्वेस्टिगेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, what are the steps to be followed in investigation, and इसके अलावा कुछ स्पेशल इश्यूज इन इन्वेस्टिगेशन। देयर आफ्टर जो इस टॉपिक का दूसरा मेन पार्ट आएगा वो है वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन एंड सेकेंड वन इज द नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन। स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन को फिर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन इनटू affairs of an entity and investigation into ownership of an entity। इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स फिर फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है। नंबर वन, इन्वेस्टिगेशन बाय एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्वेस्टिगेशन बाय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। इसके अंदर हम सेक्शन 210, सेक्शन 213 इनको कवर अप करेंगे। एसएफआईओ के अंदर हम सेक्शन 212 को डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑनरशिप, इसके अंदर हम सेक्शन 216 को कवर अप करेंगे, 216 को। नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर तीन मेन इन्वेस्टिगेशन को हम कवर अप करेंगे, जिसमें एक है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर, इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक्स एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड्स। तो ये इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक का लेआउट है, जो जो चीजें हमें इन्वेस्टिगेशन में कवर अप करनी है। तो इस सेशन में मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगा, इन्वेस्टिगेशन के कॉन्सेप्ट्स को। स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ एन कंपनी एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू ओनरशिप ऑफ द कंपनी। नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन हम दूसरे सेशन में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक को कवर अप करा रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन का जनरल कॉन्सेप्ट। इन्वेस्टिगेशन है क्या? इन्वेस्टिगेशन इन कॉन्ट्रास्ट टू या एज कंपेयर टू ऑडिट एक सिस्टमैटिक, डिटेल, क्रिटिकल एग्जामिनेशन है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर का। ऑडिट के अंदर जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर लिमिटेड होती हैं, और जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। वेयर एज इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस ऑब्जेक्टिव के साथ इन्वेस्टिगेशन को कराना चाहता है। ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल की बात करता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन एक पर्टिकुलर आइटम की, पर्टिकुलर अकाउंट की, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की, या एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ऑडिट एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जहां पर
ऑडिटर का रोल, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट इज बीइंग गवर्न्ड बाय द स्टैट्यूट, वेयर एज इन्वेस्टिगेशन इट इज प्राइमरली नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन बड़ी लिमिटेड एरियाज के अंदर होती है, 210, 212, 213, 216 जिनको हम कवर अप करेंगे। इन्वेस्टिगेशन व्हेन इट इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तब होगी, व्हेन इट इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय ट्राइब्यूनल तब होगी। अदरवाइज जब ऑडिट की हम बात करते हैं तो ऑडिट तो एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, एवरी ईयर एक कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कराना पड़ता है। बट इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई ईयरली रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट व्हेन इट इज बीइंग ऑर्डर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स की यदि हम बात करें, जैसे ऑडिट का स्टेप होता है, इन ए सिमिलर मैनर इन्वेस्टिगेशन के भी वही स्टेप होंगे। ऑडिटर अपना जो इन्वेस्टिगेटर है, इंस्पेक्टर, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करेगा। देयर आफ्टर वो एक इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाएगा, प्रोग्राम बनाकर उसके बाद वो एविडेंसेस कलेक्ट करेगा एंड एविडेंसेस के बेसिस पर वो अपनी एक ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है। तो मैं आपको पहला स्टेप, जो पहला पार्ट है कॉन्सेप्ट का, वो एक बार कवर अप करते हैं हम बुक में से। डेफिनेशन गिवन है ऑडिट की एंड इन्वेस्टिगेशन की। हाउ वी कैन डिफाइन द वर्ड ऑडिट? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू, या whether financial statements are being prepared properly, that means in compliance with the applicable financial reporting framework। ये ऑलरेडी ये डेफिनेशन आपने बहुत जगह पर पढ़ी हुई है। बट अब इन्वेस्टिगेशन की यदि हम बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन एक सिस्टेमैटिक, क्रिटिकल एंड स्पेशल एग्जामिनेशन है ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। एग्जामिनेशन जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर एग्जामिनेशन है वो इन डेप्थ है, दैट मीन्स इंटेंसिव है, और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर होता है, दैट मीन्स एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव सब्जेक्ट मैटर है बट उसकी इंटेंसिव चेकिंग होती है। इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्स अ कंसंट्रेटेड फोकस ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी एंड द रिलेटेड मैटर। अब इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक में जो पहला टॉपिक आपको लर्न करना है वो है डिफरेंस बिटवीन द टर्म ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट, इसका ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड फाइनेंशियल रिजल्ट, जबकि इन्वेस्टिगेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट। स्कोप, ऑडिट का स्कोप वाइड है जबकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर सब्जेक्ट मैटर के रेफरेंस में इन्वेस्टिगेशन होती है। पीरियोडिसिटी, ऑडिट में बी कैरिड आउट एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, बट इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई पीरियोडिसिटी नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कैरिड आउट व्हेन इट इज बीइंग ऑर्डर्ड और रिक्वायर्ड बाय द यूजर्स। नेचर, audit involves test checking whereas investigation involves intensive checking, detailed checking। audit suffers from inherent limitations but investigation में ऐसी किसी भी तरह की कोई inherent limitations नहीं होती। evidence, audit is primarily based upon persuasive nature of audit evidences whereas investigation it requires conclusive nature of audit evidences। observance of accounting principle ये primary aspect होता है audit के अंदर, but ये चीज investigation के अंदर as such नहीं होती। reporting, audit report is being addressed to the owners of the entity whereas investigation report is being addressed to the person on whose behalf the investigation is being carried out। सो ये एक डिफरेंस ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन का आपको कवर अप करना है। 4 मार्क्स तक का इसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। नाउ इसके बाद फिर हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन के डिफरेंट स्टेप्स की। इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें एज ए इन्वेस्टिगेटर जो हमारी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो जैसे ऑडिट के अंदर हम डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी करते हैं, उसी तरह से इन अ सिमिलर मैनर इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी हमारी जो ड्यूटी है उन्हीं स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज को करने की है, जिसमें हमारा सबसे पहला काम आ जाता है टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड देयर आफ्टर टू डिटरमिन द स्कोप,
मींस कि हमें किन किन चीजों को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में कवर अप करना है। एंड बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड द पीरियड टू बी कवर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम इज बीइंग ड्राफ्टेड आउट। In the investigation program, complete detail about the procedures that are to be performed, evidences that are to be collected, they will be covered. And based upon the investigation program, the inspector is required to conduct the investigation and collect the evidences, on the basis of which the inspector is required to draw his conclusion and issue a report. सो वही स्टेप जैसे हम ऑडिट के अंदर कवर अप करते हैं, इन अ सिमिलर मैनर द स्टेप्स आर बीइंग कवर्ड इन द इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट वन, स्टेप 1, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्कोप। द इन्वेस्टिगेटर शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और यदि कहीं पर उसको कोई डाउट अराइज होता है, he need to discuss the matter with the person on whose behalf the investigation is being carried out. The period which the inspector needs to cover in the investigation, it should also be clearly defined कि investigation 3 ईयर के रिकॉर्ड की, 5 ईयर के रिकॉर्ड की, कितने पीरियड की इन्वेस्टिगेशन को किया जाना है। Investigation program is to be drawn by the inspector considering the objective and scope of the investigation. Thereafter, inspector is required to perform the various investigation, जिसमें वो inquiry, analysis सब कुछ करेगा, and जो audit जो investigation के evidences हैं उनको कलेक्ट करेगा। एंड while collecting the evidences, inspector need to ensure that the evidences should be conclusive in nature. ऑडिट में हम persuasive nature of audit evidences की बात करते हैं, but in case of the investigation जो evidences हैं that needs to be conclusive nature evidences. Then step number 4, analysis and interpretation of finding। जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं उनकी डिटेल्ड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। रीजन भी, जब तक आप सारे फैक्ट्स को आपस में कोरिलेट नहीं कर लेते अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ, जो एविडेंसेस आपने कलेक्ट किए हैं उनके साथ, तब तक कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करना सही नहीं रहेगा। बिकॉज जब आप फाइनल अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे तो रिपोर्ट के लिए आपके पास कोई ना कोई बेस होना चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए जिनके बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि माई रिपोर्ट, मेरा ओपिनियन, मेरा कंक्लूजन जो मैं इस रिपोर्ट में दे रहा हूं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस विच आर अवेलेबल विद मी। जैसे हम ऑडिट के अंदर करते हैं कि दैट वी हैव कलेक्टेड द सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। सो इन ए सिमिलर मैनर जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्टर नीड टू एनालाइज दिस एविडेंसेस, इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिटेल्ड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड आफ्टर कोरिलेटिंग ऑल द फैक्ट्स, inspector needs to draw his conclusion, and the conclusion is to be expressed in the form of a report. And यही हमारा लास्ट स्टेप है रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स का। तो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स आ गए, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया, अपना स्कोप डिटरमाइन किया, देन इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम को ड्रॉ किया, ऑडिट तो नहीं, इन्वेस्टिगेशन के एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए, एंड देन वी एनालाइज एंड इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स, एंड इन लास्ट इन फाइंडिंग्स को हम एक रिपोर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे या प्रोवाइड करेंगे टू द पर्सन जिसके बिहाफ पर इस इन्वेस्टिगेशन को किया जा रहा है। अब इसमें जो याद करने वाली बात आ गई, पहला टॉपिक तो जैसे आपने ये याद किया था ऑडिटिंग वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, ये लर्न करना है। दूसरा टॉपिक जो लर्न करने वाला होगा वो ये है, व्हाइल प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट what are the matter that is to be considered, the issues that are to be dealt within the report, वो आपको याद करने हैं। इसके ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। मैं एक बार रीड करा देता हूं आपको। द रिपोर्ट शुड नॉट कंटेन एनीथिंग विच इज नॉट रेलिवेंट, एक्सप्रेशंस यूज्ड शुड बी प्रॉपरली कंसीडर्ड सो दैट एक इंटरप्रिटेशन डिफरेंट मीनिंग ना दे, so that the possibility of arriving at a different meaning or interpretation other than the one that is being intended by the investigator can be minimized. Relevant facts
और उनके रिलेटेड कंक्लूजन दे शुड बी प्रॉपरली लिंक्ड. If any base or assumption is being used, that should be explicitly stated. Report should clearly spell out the nature and objective of the engagement, scope, limitations. Report to the extent possible should be made in पैराग्राफ फॉर्म. जैसे ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है डिफरेंट सेक्शंस में, ओपिनियन सेक्शन, बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन, की ऑडिट मैटर, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. इन अ सिमिलर मैनर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को भी आपको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना चाहिए. Report should also state the restrictions or limitations, if any, that is being imposed by the client. Opinion of the investigator should appear in the final paragraph of the report. So ये steps हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटर को परफॉर्म करने चाहिए. Now, इसके बाद फिर हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल इश्यूज इन द इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस जहां पर एक अलग व्यू पॉइंट या एक अलग ऑब्जर्वेशन आ सकती है एज कंपेयर टू ऑडिट. फर्स्ट वन, क्या इंस्पेक्टर को 100% वेरिफिकेशन करना चाहिए सब्जेक्ट मैटर का, या वो सेलेक्टिव चेकिंग पर भी काम कर सकता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर दैट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड. तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस के ऊपर. इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसिस. जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि आपको इन्वेस्टिगेशन दी जा रही है अमाउंट ऑफ कैश डिफेल्केटेड की, तो उस टाइम पर आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप ऑल कैश वाउचर्स को एग्जामिन करेंगे. हाउएवर, यदि आपको इन्वेस्टिगेशन दी जा रही है टू डिटरमिन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आप सेलेक्टिव चेकिंग कर सकते हैं. और सेलेक्टिव चेकिंग आप करेंगे that should be proper and a systematic one, and for that purpose use of statistical techniques are recommended. In investigation, it is advisable to go by statistically recognized sampling methods. Whether the investigator can put reliance on the already audited statement of account. क्या इन्वेस्टिगेटर रिलाई कर सकता है ऑन ऑलरेडी ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट? इन जनरल, यदि आपके पास आप इन्वेस्टिगेटर या इंस्पेक्टर की तरह से काम कर रहे हैं और आपको इन्वेस्टिगेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी को ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा जा रहा है, इन दैट केस फिर तो आप उन पर रिलाई कर ही नहीं सकते. अदरवाइज inspector is generally entitled to rely on the audited statement of account, and for that purpose आप एक written confirmation भी डिमांड कर सकते हैं. जैसे आप कुछ मैटर्स में मैनेजमेंट से ऑडिट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, इन ए सिमिलर मैनर इंस्पेक्शन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी यदि ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आपके पास है, इन दैट केस आप उन पर रिलाई कर सकते हैं, एंड फॉर दैट पर्पस अ रिटन कंफर्मेशन में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लाइंट. Whether the investigator can put reliance on already audited statement of account, it depends on the circumstances of the case under investigation. If the investigation has been carried out because of some doubt in the audited accounts, no question of reliance on the audited statement of account arises. However, if the investigation has been carried out for other purpose to establish the value or the amount of goodwill, you can put reliance on the audited accounts. Assistance of expert, wherever required आप outside expert की assistance ले सकते हैं, but for that आप पहले एक बार client से discuss जरूर कर लीजिए. It would be proper for the investigator to get the written general consent of the client to refer special matters for views of different experts. Investigation arise that out of dispute or conflicting claims. यदि आपको इन्वेस्टिगेशन दी जा रही है उन सिचुएशंस में जहां पर डिस्प्यूट अराइज हो गया, मान लीजिए दो पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर और उन पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट है किसी मैटर को लेकर, और उसके रेफरेंस में आपको इन्वेस्टिगेशन का काम दिया गया है, तो आप दोनों पार्टनर्स की बातों को सुनिए और जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं उनको प्रॉपरली चेक कीजिए, क्योंकि उनमें सब्जेक्टिविटी होने के काफी चांसेस है.
और अपनी जो वर्किंग आप करेंगे दैट नीड्स टू बी विदाउट एनी काइंड ऑफ बायसनेस। बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ एन इंस्पेक्टर या इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर है उसको अपनी ओपिनियन का एक बेस मींस जो नेसेसरी एविडेंसेस हैं वो अपने पोजेशन में रखने चाहिए। क्या एक इन्वेस्टिगेटर फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट दे सकता है? अवॉइड। आप फ्यूचर में क्या होगा उसकी कोई स्टेटमेंट आपको नहीं देनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटर शुड रिफ्यूज टू बी फ्यूचरिस्टिक। ही मे एज्यूम, वो एजम्पशन ले सकता है कि जो एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड है इन द पास्ट वो कंटिन्यू रहेंगे इन द नियर फ्यूचर, लेकिन उसके ऊपर कोई फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट देना वो जस्टिफाइड नहीं बनता। रिटेंशन ऑफ वर्किंग पेपर शुड बी रिटेन्ड फॉर अ सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम सो दैट कि इन फ्यूचर कोई नेग्लिजेंस का चार्ज लगाया जाता है इन्वेस्टिगेटर के ऊपर, वो अपने आप को प्रूव कर सके कि मैंने अपनी वर्किंग को विद ड्यू केयर डिलीजेंस के साथ किया है। तो ये पॉइंट्स जो यहां पर स्पेशल इश्यूज वाले दिए गए हैं, इन पॉइंट्स में बेसिकली वही एस्पेक्ट्स कवर हैं कि जो ऑडिट के अंदर हम इन जनरली देखते हैं, तो क्या उन्हीं चीजों को हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी फॉलो करें या नहीं करें, उसके रिलेशन में ये बातें सारी की सारी यहां पर कवर अप की गई है। सो दिस इज अबाउट द टॉपिक जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें लर्न करना जिसके ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो दो हैं, एक डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन एंड दूसरा इश्यूज दैट आर टू बी डील व्हाइल प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नाउ अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन की दो टाइप्स हैं, एक स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन और दूसरा नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन। हम स्टार्टिंग करते हैं स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन के साथ। स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन दैट इज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर दो तरह की इन्वेस्टिगेशन है, एक तो इन्वेस्टिगेशन है इनटू द अफेयर्स ऑफ ए कंपनी और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन इनटू द ओनरशिप ऑफ ए कंपनी। इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी लॉ के 3 सेक्शन के अंदर कवर है, सेक्शन 210, सेक्शन 212 एंड सेक्शन 213। सेक्शन 210 के अंदर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है इन सर्टेन सिचुएशन है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट रिसीव्ड हुई है फ्रॉम द रजिस्ट्रार और द इंस्पेक्टर हु वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग सम इंक्वायरी, और इंस्पेक्टर ने अपनी इंक्वायरी की रिपोर्ट में कुछ चीजें बताई हैं जिसके बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है इन्वेस्टिगेशन करवाई जानी चाहिए इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। दूसरा केस है जब सेंट्रल गवर्नमेंट को के पास एक एप्लीकेशन दी गई है और वो एप्लीकेशन कहां से आई, फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मेंबर्स ऑफ द कंपनी ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है कंपनी की जनरल मीटिंग में, जिसमें कहा गया है द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकती है। और फोर्थ सिचुएशन है कि यदि किसी कंपनी की किसी प्रोसीडिंग्स में जो प्रोसीडिंग्स ट्राइब्यूनल या कोर्ट के सामने चल रही है, तो कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ought टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर मोर अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स। तो इन 4 सिचुएशंस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट द इंस्पेक्टर फॉर कैरिंग आउट द ऑडिट, फॉर कैरिंग आउट द इन्वेस्टिगेशन। ये तो है सेक्शन 210 की इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 210 इन्वेस्टिगेशन कौन ऑर्डर कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कितनी सिचुएशन में? 4 सिचुएशन में। पहली सिचुएशन ऑन द रिसीट ऑफ ए रिपोर्ट, किसकी? रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 208। नंबर 2 ऑन इंटीमेशन ऑफ ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी दैट अफेयर्स ऑफ द कंपनी ought टू बी इन्वेस्टिगेटेड। नंबर 3 इन पब्लिक इंटरेस्ट। and number 4 where any court or tribunal during any proceedings passed an order that affairs of the company ought to be investigated, where an order is passed by a court or tribunal in any proceedings before it that the affairs of the company ought to be investigated. Investigation by SFIO serious fraud investigation office। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक जो इन्वेस्टिगेशन है वो असाइन कर सकती है एसएफआईओ को। एसएफआईओ को इन्वेस्टिगेशन
असाइन की जा सकती है 4 सिचुएशंस के अंदर। पहली 3 सिचुएशन सेम, जब एक रिपोर्ट आई है रजिस्ट्रार की या इंस्पेक्टर की अंडर सेक्शन 208 ऑफ द कंपनीज एक्ट, या फिर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया था बाय द कंपनी, या इन पब्लिक इंटरेस्ट। नंबर 4 फोर्थ पॉइंट डिफरेंट है, जहां पर कहा गया एसएफआईओ को इन्वेस्टिगेशन असाइन की जा सकती है इफ a request or application in this regard is made by the Department of Central Government or any Department of State Government. If the investigation is being assigned to SFIO, then कोई भी और investigating agencies of either of central government or state government will not carry out the investigation. तो ये तो investigation हो गई हमारी SFIO के थ्रू सेक्शन 212 में। Central government may by order assign the investigation into the affairs of the company to the Serious Fraud Investigation Office in the following cases: on receipt of a report of the registrar or inspector, on intimation of a special resolution in public interest, or on request from the department of the central government or the state government. यदि इन्वेस्टिगेशन असाइन कर दी गई है एसएफआईओ को, नो अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ सीजी और एसजी शैल प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन इन सच केसेस। तीसरी इन्वेस्टिगेशन वो है इन्वेस्टिगेशन ऑन एन ऑर्डर पास्ड बाय द ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल में यदि एक एप्लीकेशन दी जाती है बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, अब मेंबर्स कितने, यदि कंपनी में शेयर कैपिटल है तो बाय 100 मेंबर एटलीस्ट, और member having at least 1/10 voting power of the company. But यदि कंपनी में कोई शेयर कैपिटल नहीं है, then at least 1/5 of the number of the persons as per the register of member of the company. However, if the application is being made by any other person, then also tribunal may pass an order for carrying out the investigation, provided circumstances suggest that affairs of the company are being conducted so as to defraud creditor, member, or any other person, or the company is formed with an intention to carry out unlawful objective or illegal objective, or the company is being managed by the persons who are considered as who are deemed considered as guilty of any fraud, misfeasance, or any other kind of the misconduct. So यदि ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं जहां पर कोई फ्रॉड, मिसफीसेंस, अदर मिसकंडक्ट नजर आ रहा है कंपनी के प्रमोटर्स का, कंपनी की मैनेजमेंट का, और अफेयर्स आर बीइंग कंडक्टेड सो एज टू डिफ्रॉड क्रेडिटर, मेंबर, और फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, इन दैट केस ट्राइब्यूनल चाहे तो ऑर्डर पास कर सकती है दैट द अफेयर्स ऑफ सच कंपनी इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एन इंस्पेक्टर एंड दैट इज टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सेक्शन 213 की इन्वेस्टिगेशन है। Investigation in other cases. The tribunal may, on an application, यदि कंपनी में शेयर कैपिटल है not less than 100 member or member holding 10% of the total voting power of the company, but यदि कंपनी में कोई शेयर कैपिटल नहीं है then not less than 20% of the company, 20% of the person on the company register of member. लेकिन यदि एप्लीकेशन किसी और पर्सन से आई, देन ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है यदि सर्कमस्टांसिस सुजेस्ट करते हैं दैट द बिजनेस इज बीइंग कंडक्टेड टू डिफ्रॉड क्रेडिटर, मेंबर, अदर पर्सन, और फॉर ए फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस। द पर्सन कंसर्न्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी दैट आर प्रमोटर और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी दैट इज मैनेजमेंट, दे आर गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफीसेंस और अदर misconduct, or the members of the company has not been provided with the information as to the affairs which they reasonably expect to receive from the company. तो इन सिचुएशन में ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर सकती है आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर टू द कंसर्न पार्टीज दैट द अफेयर्स ought to be investigated by an inspector appointed by the central government, और ऐसा कोई ऑर्डर पास किया गया देन सेंट्रल गवर्नमेंट shall appoint one or more inspector to investigate the affairs of the company. तो ये इन्वेस्टिगेशन हो गई इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 210, 212 एंड 213, जो पहली इन्वेस्टिगेशन है इनटू द अफेयर्स ऑफ कंपनी। इसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन वो आ जाती है इन्वेस्टिगेशन इनटू द
ऑनरशिप ऑफ ए कंपनी। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है सो एज टू फाइंड आउट द ट्रू पर्सन हु आर फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द कंपनी or to determine who are the beneficial shareholder, beneficial owner of the company, or to determine the person who can significantly control or influence the policies of the company, then central government may appoint one or more inspector to determine the beneficial shareholder, beneficial owner, financially interested parties and other persons। जो सेक्शन 216 के अंदर बताए गए हैं, तीन मेन कैटेगरीज बताई गई हैं। नंबर 1, द पर्सन्स हु आर फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द कंपनी। नंबर 2, द पर्सन हु आर और हैव बीन एबल टू कंट्रोल और मैटीरियली इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। एंड नंबर 3, who have or had beneficial interest in the shares of the company or beneficial owner or significant beneficial owners of the company। So, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 216 के अंदर इन्वेस्टिगेशन का कोई ऑर्डर देती है तो उन सिचुएशंस में वो स्पेसिफिक मैटर बता सकती है, पीरियड बता सकती है, पर्टिकुलर शेयर्स और डिबेंचर्स पर इस इन्वेस्टिगेशन को लिमिटेड कर सकती है। तो ये इन्वेस्टिगेशन है जो सेक्शन 216 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करती है। नाउ अब ये जितने प्रोविजन थे सेक्शन 210, 212, 213, 216, ये सेक्शंस बेसिकली ऑडिट के पेपर में पूछे जाने वाले नहीं हैं, बिकॉज ऑडिट के पेपर के अंदर जो चीजें पूछी जाएंगी वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन ना पूछकर कि यदि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज ए इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन हाउ टू डिटरमाइन द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अपनी उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो इंस्पेक्टर है, मींस जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो किन किन चीजों का ध्यान रखे। तो ये वाला जो टॉपिक है अब आपका, ये आपका लर्निंग का टॉपिक है। Scope and extent of the investigation under the Companies Act 2013. When a CA is appointed to carry out an investigation under section 210, 213 or 216, the scope and extent of inquiry, objective of the investigation and other matter, ये कहां मेंशन किए जाएंगे? दे विल बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाइल अपॉइंटिंग द इंस्पेक्टर। दे आर स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन issued by the appropriate authority. On the basis of terms of investigation, the investigating accountant should determine the area of accounts to be investigated and extent, means कहां चेकिंग करनी है और कितनी करनी है। Thereafter, यदि कंपनीज की कोई सब्सिडियरी है या कोई डायरेक्टर्स हैं, इंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं इन वन और मोर ट्रांजैक्शन, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उन सारी ट्रांजैक्शंस को भी एग्जामिन करना चाहिए, बेसिकली द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन वुड बी मटेरियल। कब? यदि इसके कारण कंपनी को कोई लॉस हुआ है तो, जैसे कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के साथ किसी तरह की ट्रांजैक्शन करते हैं या उनकी कोई और एंटिटी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करती है और हम ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर है, की मैनेजरल पर्सन है, उन्होंने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है, तो हम ये तभी कहेंगे यदि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के कारण कंपनी को कोई सिग्निफिकेंट लॉस अराइज हुआ हो तो। Any negligence in the discharge of duty of a director or other managerial person must be construed very broadly, because उनका तो काम है to ensure the safeguarding of the assets, to ensure detection and prevention of fraud। तो assets की safeguarding जिनकी ड्यूटी है, यदि वही breach of trust करें तो ऐसी चीजों को आपको बहुत broadly view करना चाहिए। An investigator may interrogate director, officer or agents ऑफ द कंपनी। यदि इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट को मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पर रिपोर्ट करना है, देन ही शुड बी वेरी मच केयरफुल टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। इंस्पेक्टर मस्ट इंश्योर दैट जिन पर्सन्स के ऊपर
आप पिन पॉइंट कर रहे हो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, उन पर पिन पॉइंट करने से पहले, अपनी रिपोर्ट में उनको मेंशन करने से पहले आपको उनको एक अपॉर्चुनिटीज जरूर देनी चाहिए, सो दैट दे कैन एक्सप्लेन देयर एक्शन एंड द कंडक्ट। ये वाला टॉपिक आपको याद करना है, सीम्स टू बी एन इंपॉर्टेंट वन। नाउ अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज प्रोसीजर्स, पावर्स एंड रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्टर। ये कंपनी लॉ के प्रोविजन है सारे, सेक्शन 217, 219 एंड 223। मैं आपको इनका एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं, आपने लॉ में भी पढ़ रखा होगा, ये आप सेल्फ कवर कर लेंगे। सेक्शन 217 के अंदर बताया गया है कि जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, एजेंट हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस and preserve all the document and the records and provide all the necessary assistance to the inspector। and inspector की पावर है, वो कंपनी के रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर सकता है, उनको अपनी कस्टडी में ले सकता है, और यदि वो कंपनी के रिकॉर्ड्स को अपनी कस्टडी में लेता है, देन he can retain these records for a period of 180 days only, and thereafter he is required to return back these records to the company। However, in future if he requires such records, then he may call back these records again। इसके अलावा इंस्पेक्टर, इनके पास एक और राइट है, वो कंपनी के ऑफिसर्स को, एम्प्लॉइज को, एजेंट्स को एग्जामिन कर सकते हैं ओथ के ऊपर। However, to examine any person other than officer, employees or the agents, prior approval of the central government will be required। In addition to this, जो इंस्पेक्टर हैं, they are also entrusted with the powers of a civil court। जो सिविल कोर्ट के पास पावर होती हैं as to discovery and production of any document, issuing summons to enforce attendance of any person, etc। वही पावर एक इंस्पेक्टर को भी दी गई है while performing the investigation। तो सेक्शन 217 में ये इंस्पेक्टर की पावर्स बताई गई हैं। इसके अलावा सेक्शन 219 कहता है कि यदि इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंस्पेक्टर को लगता है कि टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन इन अ प्रॉपर मैनर, इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ सम अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स, दैट अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स मे बी subsidiaries, may be holding companies, may be another subsidiary of its holding company, or maybe the company in which the managing director of the company under investigation is also managing that other company। तो यदि दो कंपनी जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर कॉमन है और एक कंपनी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो दूसरी कंपनी के अफेयर्स को भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई ऐसी एंटिटी है जिसको, जो कंपनी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसके द्वारा दूसरी कंपनी में कोई नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, या किसी दूसरी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अकस्टम्ड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंपनी विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो ऐसी कंपनीज के अफेयर्स को भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। बट यदि ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट्स को इन्वेस्टिगेट करना है, इन दैट केस प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी अ प्री रिक्विजिट। विदाउट गेटिंग प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, अफेयर्स ऑफ अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट अलाउड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। इसके बाद फिर सेक्शन 223 है इंस्पेक्टर की रिपोर्ट का। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी हुई है कि आपको एक इंटरिम रिपोर्ट देनी है, तो आपको इंटरिम रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अदरवाइज इंटरिम रिपोर्ट देना या ना देना इंस्पेक्टर की अपनी विलिंगनेस के ऊपर है। बट इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे रखी है टू सबमिट द इंटरिम रिपोर्ट, फिर इंटरिम रिपोर्ट देना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा फिर जब आपकी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो जाती है, तो एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है, और इंटरिम रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, दे नीड टू बी रिटन और प्रिंटेड इन द मैनर एज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो सेक्शन है 217 का, 219 का एंड सेक्शन 223 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये आप एक बार सेल्फ रीडिंग ले लेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम ऑफ द ओपिनियन कि इन पे ऑडिट के अंदर क्वेश्चन एज सच फ्रेम नहीं होगा। फिर आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको लर्न करना है। तो आज इस सेशन में जो टॉपिक मैंने आपको कराए हैं, उनमें 3 टॉपिक हैं जो लर्निंग वाले हैं। पहला, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन।
दूसरा स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और तीसरा है जनरल अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 210 एंड 230। यदि एक सीए को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 210 और सेक्शन 213, देन जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को करेगा तो क्या कोई स्पेशल प्रोसीजर उसको फॉलो करना है, कोई स्पेशल अप्रोच ही इज रिक्वायर्ड टू फॉलो? नो, कोई ऐसी स्पेशल अप्रोच नहीं है। जो जनरल अप्रोच होती है ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन की, वही फॉलो की जाएंगी, जिसमें सबसे पहली जो चीज आ जाएगी वो he must have a clarity of the terms of reference। उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं जिसके ऊपर उसकी एंगेजमेंट फाइनल हुई है। जैसे हम ऑडिट में करते हैं ऐसे 210 के अंदर एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 210 एंड 213 मस्ट बी क्लियर, डेफिनेट एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ एम्बिग्विटी। इफ यदि कहीं पर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट अराइज होता है as to the term or your scope, in that case you need to communicate with the central government। and at the same time यदि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में किसी भी तरह की कोई लिमिटेशन इंपोज की गई है, देन उस लिमिटेशंस के क्या इंपैक्ट पड़ेंगे आपकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, आपको उनकी एक डिटेल और उसका इंपैक्ट इमीडिएट बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। ये तो बात हो गई क्लैरिटी ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस की। एंड देयर आफ्टर फिर बात आ जाती है बेस्ड अपॉन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस द इंस्पेक्टर नीड्स टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर वो डिटरमाइन करेगा कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन सी बुक्स चेक करनी है, कौन से रिकॉर्ड चेक करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, कौन से एग्रीमेंट्स चेक करने हैं, क्या किसी और एंटिटीज के रिकॉर्ड्स को भी चेक करने हैं। प्राइमा फेसी इनिशियल स्टेज के ऊपर इंस्पेक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन हिज स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड दैट इज बेस्ड अपॉन द टर्म्स ऑफ हिज रेफरेंस। एंड देयर आफ्टर ही नीड टू डिटरमाइन द पीरियड दैट इज टू बी the inspector is required to determine the period over which the investigation is to be stretched out। तो ये जो हमारी पहली तीन चीजें हैं, जिसमें एक बात आ गई क्लैरिटी ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस, दूसरा आ गया स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तीसरा आ गया पीरियड अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये हमारी एक इनिशियल वर्किंग आ गई, इनिशियल अप्रोच हमारी इन्वेस्टिगेशन की अप्रोच में ये पहले तीन स्टेप आ गए। यही तीनों स्टेप यदि आप देखें तो क्या ऑडिट के अंदर नहीं होता? क्या ऑडिट में भी हम इन्हीं चीजों को कवर अप करते हैं? वो बात अलग है कि जैसे इन्वेस्टिगेशन में एक पीरियड है कि आपको कितने पीरियड के रिकॉर्ड को चेक करना है, ऑडिट के अंदर ऐसी चीजें नहीं आती। रीजन क्योंकि ऑडिट एक एनुअल एक्टिविटी होती है और मुझे पता है मुझे फाइनेंशियल ईयर 18-19 या 19-20 या 20-21 जो करंट पीरियड जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा रही है उस पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मुझे एग्जामिन करना है। बट इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपका पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा वो आपको इनिशियल स्टेज में ही डिटरमाइन करना है। एंड बेस्ड अपॉन दीज थ्री थिंग्स द इंस्पेक्टर इज रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल वन। फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान आगे बढ़ते हैं, आपके सामने एविडेंसेस आते हैं, उन एविडेंसेस को आप एनालाइज करते हैं, देन आपको हो सकता है एक नेसेसिटी फील हो इन इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम की एक्टिविटीज को चेंज करने की। तो ये चार चीजें हो गई। नंबर एक क्लैरिटी ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस, नंबर दो स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नंबर तीन पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड नंबर चार पर इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्राम। फर्स्ट वन क्लैरिटी ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस। Inspector should ensure that the terms of reference are clear, unambiguous and in writing। यदि उसको कोई डाउट है, obtain clarification in writing। He should also consider any limitations जो उसके ऊपर लगाई गई है और keep the central government informed about the effect of these limitations on the investigation। Scope. Inspector should determine the scope on the basis of the terms of reference and it will be useful for the inspector to go into the history of the company and the associates। Period for investigation. Inspector should also have regard to the period
ओवर विच द इन्वेस्टिगेशन शुड स्ट्रेच, जिस पीरियड पर इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रेच करना है। एंड देयर आफ्टर investigator is required to frame his program for the investigation in a systematic manner, और इस जो प्रोग्राम उसने फ्रेम किया उसके हिसाब से वो काम करे, वर्किंग पेपर्स कलेक्ट करे, वर्किंग नोट्स कलेक्ट करे, उनके क्रॉस रेफरेंसेस बनाए, एक सिस्टेमैटिक तरीके से ये सारे काम को किया जाना चाहिए। और जो भी फैक्ट्स उसके सामने आए, जिन चीजों को वो ऑब्जर्व कर रहा है, हर एक चीज जो भी उसकी रिपोर्ट का पार्ट बनना है, उसके नेसेसरी एविडेंसेस उनको सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल होने चाहिए। Thereafter, using the work of expert, if required, he should take assistance of the expert, but for that purpose, a general written consent is to be obtained from the client. Legal requirement and investigation report. Because the investigation is being carried out under the provisions of section 210 and 213 of the Companies Act 2013, so inspector is required to ensure the compliance of the requirements of the provisions of the Companies Act 2013. And while preparing the report, उस समय भी उसको इन चीजों को ध्यान में रखना है कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या अपने वो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहा है, और जो कंक्लूजन उसने ड्रॉ किए हैं, जो फैक्ट्स उसने एस्टैब्लिश किए हैं, वो सारे कंक्लूजन, सारे फैक्ट उसकी रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो प्राइमा फेसी यदि आप इन चीजों को देखें तो क्या ये चीजें बिल्कुल ऑडिट जैसी नहीं नजर आ रही? दे आर जस्ट सिमिलर टू द ऑडिट एस्पेक्ट्स, बट हमें ऑडिट की जगह इन्वेस्टिगेशन वर्ड को यूज करना है, ऑडिटर की जगह इंस्पेक्टर वर्ड को यूज करना है। एंड क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं और थोड़ा सा डिफरेंस अराइज हो जाता है, जैसे ऑडिट एक एनुअल रिक्वायरमेंट है, रेकरिंग रिक्वायरमेंट है, बट इन्वेस्टिगेशन वो तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करती है तभी कंडक्ट कराई जाती है। तो ये 3 टॉपिक अब आपको लर्न करने हैं। पहला, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, दूसरा, स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड तीसरा, जनरल अप्रोच फॉर द इन्वेस्टिगेशन। तो ये हमारा जो आज का सेशन था वो स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन का, वो कंप्लीट हुआ है, और इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।